हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आपके लेके आई हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब तक हमने पढ़ लिया है अबाउट द मेल गैमीट और उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया। फीमेल गैमीट कैसे बनता है वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। मेगास्पोरो का मतलब होता है मेगा स्पोर और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर कहाँ से होती है। अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करते थे तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती थी फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। सिमिलरली मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन फ्रॉम द मेगास्पोरोसाइट यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। कैसे होती थी? थ्रू मियोसिस। मियोसिस होने के बाद जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल था वो हेप्लॉयड मेगास्पोर्स में चेंज हो जाता है। मियोसिस जो होती है मेगास्पोरोसाइट की, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर न्यूक्लियाई। ठीक है जी, चलो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो बच्चों बीच में हमारा प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के आसपास प्रेजेंट होता है टिश्यू जिसे हम कहते हैं डिप्लॉयड न्यूसेलस। तो ये बच्चों है सारा न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के बीच में पड़ा होता है एम्ब्रायो सैक जिसको आज हम स्टडी करेंगे। इस न्यूसेलस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं दो इंटेग्यूमेंट। सबसे पहले होता है अंदर की साइड की तरफ देखे तो इनर इंटेग्यूमेंट और इसी के बाद होता है आउटर इंटेग्यूमेंट लाइक दिस। और आउटर इंटेग्यूमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल होता है यही ऊपर जाके प्लेसेंटा से ज्वाइन करेगा ओव्यूल को। तो ये होता है प्लेसेंटा, ये होता है फ्यूनिकल। और जो पॉइंट होता है जहां पे फ्यूनिकल अटैच होता है टू द मेन ओव्यूल बॉडी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हाइलम। जैसे ये यहाँ पे ज्वाइंट है। तो बच्चों ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये बहुत ही लार्ज, बहुत ही कंस्पिकुअस सेल प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर रीजन। तो माइक्रोपाइल के साइड पे एक थोड़ा सा कंस्पिकुअस सा सेल होगा जिसके अंदर खूब सारा डेंस साइटोप्लाज्म होगा और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो ये हो गया हमारा MMC दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? इट इज अ लार्ज सेल विच कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि इसने ही आगे जाके मियोसिस करके बनाने हैं हमारे मेगास्पोर्स। तो जो ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होता है ये अंडरगो करता है मियोसिस। अगर एक प्लस वन का कंसेप्ट आपको याद हो जिसमें हम स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक फेज पढ़ते थे, तो उसके हम पढ़ते थे कि जो स्पोरोफाइट होता है वो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है और यही हैप्लॉइड स्पोर्स आगे माइटोसिस करके एक फुल गेमेटोफिटिक बॉडी बनाते हैं। वो गेमेटोफिटिक बॉडी गैमीट्स कैरी करता है जिनकी फ्यूजन से बनता है अगेन हमारा एक स्पोरोफिटिक बॉडी। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके करते हैं 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर। सबसे पहले होती है बच्चे मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 डिविजन्स में होती है। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी समझाया था कि जब रिडक्शनल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। तो मियोसिस 1 के बाद 2 मेगास्पोर्स बनते हैं, दोनों के दोनों हेप्लॉइड ही होंगे और इसे हम कहते हैं डायड। और यही आगे जाके मियोसिस 2 करेंगे और बनाएंगे 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर। सारे के सारे हेप्लॉइड होंगे और इसे हम कहते हैं टेट्राड। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। इसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कि मेगास्पोर मदर सेल से हमारे हेप्लॉइड मेगास्पोर्स में मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट होगा और बहुत ही कंस्पिकुअस इसका न्यूक्लियस होगा और बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होगा और बहुत ही डिस्टिंक्ट सा ये सेल होगा। ये न्यूसेलस का ही सेल होता है। न्यूसेलस का सेल आपस में डिफरेंशिएट करके ऐसा मेगास्पोर मदर सेल बनाता है।
जो आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी की डायग्राम दी है जिसमें आपको ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है, और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस है और काफी बहुत ही ज्यादा लार्ज सेल प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये करेगा मियोसिस 1 और बनाएंगे दो सेल्स, दोनों के दोनों हेप्लॉइड होंगे, इन्हें हम कहते हैं मेगास्पोर्स डायड। और आगे जाके यही डायड फिर से मियोसिस 2 करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा। बच्चे मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर अब हाफ नहीं होगा और वो आगे जाके बनाएंगे 4 सेल्स, जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको? अब मेगास्पोरोजेनेसिस में तो इतना ही था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेगा गेमीटोजेनेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट। तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट, जिसको हम कहते हैं मेगा गेमीटोजेनेसिस। तो मेगा गेमीटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट सेल होता है फीमेल गेमीटोफाइट का। तो इट इज द मेगास्पोर, जो कि फर्स्ट सेल होगा हमारे फीमेल गेमीटोफाइट का। अब 4 सेल्स बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उनमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, क्योंकि फंक्शनली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक हो सकता है। पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहेंगे हम? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल रह जाता है, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, वही एक सिंगल मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक। अब एम्ब्रायो सैक कैसे बनता है बच्चे? ये जो मेगास्पोर होता है सबसे पहले बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा फ्रॉम द न्यूसेलस और बहुत ही लार्ज हो जाएगा। तो आओ बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मेगास्पोर कुछ ऐसा था, पर ये खूब सारा न्यूट्रिशन लेके अपने आप को बहुत एनलार्ज कर लेता है, कुछ ऐसे। देन इसके बीच में जो ये न्यूक्लियस था, अब वो करेगा पहली माइटोसिस। पहली माइटोसिस करने के बाद हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब एक जनरल माइटोसिस में क्या होता है? जनरल माइटोसिस में होता है कि एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई, यानी कि डिवीजन हुई हमारे न्यूक्लियस की, साथ ही उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। बट यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट तरह की माइटोसिस चल रही है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी पर साइटोकाइनेसिस साथ साथ नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक 3 माइटोटिक डिवीजन्स कंप्लीट नहीं हो जाती, 3 कैरियोकाइनेसिस की डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाती, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो +1 में हमने एक कंसेप्ट किया था कि जब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक कंडीशन, तो इसके अंदर सीनोसिटिक कंडीशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा, सेल वॉल की फॉर्मेशन उनके आसपास नहीं हो रही है, तो इसे हम कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। अब ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों के दोनों सेपरेट होके अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे। एक जो न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा चलाजल एंड पे। तो आओ बच्चों हम इसको भी बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास एक मेगास्पोर आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एक न्यूक्लियस और यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा न्यूक्लियस। तो अभी तक हमारे पास एक माइटोसिस हो चुकी है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, सीनोसिटिक कंडीशन अभी भी चल रही है। अब हमारे पास होगी सेकेंड माइटोसिस। तो सेकेंड माइटोसिस के बाद हर पोल पे प्रेजेंट हो जाएंगे 2-2 न्यूक्लियाई। तो अब आप इस सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस हो गए, अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, अभी भी सीनोसिटिक कंडीशन है। थर्ड माइटोसिस के बाद अब होगी थर्ड माइटोसिस और फिर से ये न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4। सिमिलरली इस एंड पे भी हो जाएंगे 1 2 3 4। अब ये जो स्टेज है वो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन चुकी है बच्चों। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में अभी भी सीनोसिटिक कंडीशन है, लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी भी नहीं हो रही है। अब क्या होगा? अब होगी रीअरेंजमेंट, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद ही हमें हमारा एग सेल मिलता है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब होगी रीअरेंजमेंट किसकी? न्यूक्लियस की। जितने भी सारे
रीअरेंजमेंट, जितने भी सारे न्यूक्लिया हैं उन सबकी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस फ्रॉम द चलाजल एंड एंड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड माइग्रेट कर जाएगा टू द सेंटर ऑफ द मेगास्पोर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया एक न्यूक्लियस आया फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, एक आया फ्रॉम द चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 न्यूक्लियाई रह जाते हैं, तो हम उनको भी बना लेते हैं। ये बन गया एक, ये बन गया दूसरा, और जो तीसरा न्यूक्लियस होता है वो हमारा खास न्यूक्लियस होता है, दैट इज द एग सेल का न्यूक्लियस। और चलाजल एंड पे भी 3 न्यूक्लियस रह जाते हैं, तो अब हम उनको भी बना लेते हैं। तो ये रहे हमारे चलाजल एंड के 3 न्यूक्लियाई। अब जाके सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, अब जाके साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पे बच्चों बन रहा है आपका सेल वॉल, सेल वॉल नंबर 1, सेल वॉल नंबर 2, सेल वॉल नंबर 3, सिमिलरली 4, 5 एंड 6। तो बच्चों हमें 6 सेल्स तो साफ साफ दिख रहे हैं। ये हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड, ये हो जाता है चलाजल एंड। चलाजल एंड पे जो ये 3 सेल्स हैं इनका कोई काम नहीं होता, बिल्कुल यूजलेस होते हैं। इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहेंगे हम इनको? एंटीपोडल्स। ये जो 2 सेल्स आपको दिख रहे हैं जिन्होंने ग्रीन न्यूक्लियाई बनाए हैं, उनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये बहुत काम के होते हैं बच्चों, क्योंकि सिनर्जिड्स का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, कि पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है, माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करेगी। वो सिनर्जिड्स ही हैं जो पोलन ट्यूब को बताएंगे कि यहाँ पड़ा है आपका एक्सेल, यहाँ पे आके फर्टिलाइज करना है आपको। और सिनर्जिड्स के पास एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, उनके पास एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेलुलर थिकनिंग, इसको थोड़ा हम अच्छे से बनाते हैं ऐसे। तो ये बन रहे हैं सेलुलर थिकनिंग्स यहाँ पे, इसको हम कहेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर सबसे ज्यादा काम करता है गाइड करने का पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द एग सेल। और ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो बड़ा सा आपको सेल दिख रहा है जिसमें रेड कलर का न्यूक्लियस बनाया है, साथ में इसको कलर करके इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भी बना लेती हूँ, इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। ये बहुत बड़ा कंस्पिकुअस सेल होता है, इसको हम कहते हैं एग सेल। तो एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, इनको हम कंबाइन कहेंगे एग अपरेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग अपरेटस। और ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। अब बच्चों आ जाओ आप बीच के 2 न्यूक्लियाई पे। ये जो बीच के 2 न्यूक्लियाई होते हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनकी खुद की तो कोई सेल वॉल फॉर्म नहीं होती, बट बिकॉज बाकी सेल्स की बाउंड्रीज फॉर्म होती है तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है, इसकी भी सेल वॉल है, यहाँ पे भी सेल वॉल बनी है, ये सारी की सारी सेल वॉल बनी है। तो ये बीच का ना एक सेल आ जाता है जिसकी खुद की सेल वॉल नहीं होगी, पर बाकी सेल से वो डिफरेंट होगा, उसकी बाउंड्रीज डिफरेंट होगी। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल। और इकलौता यही सेल है पूरे एम्ब्रियो सैक में जो कि सिनोसिटिक कंडीशन में है, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब जरा हम इसको काउंट कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास कितने सेल्स आए? 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 3 हो गए, 3 एंटीपोडल्स हो गए, 6 सेल्स हो गए, और बीच का एक सेंट्रल सेल हो गया, तो 7 सेल्स हो गए। तो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड होता है। अब न्यूक्लियस भी गिन लो, 7 सेल्स में से 6 सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस होता है, तो 6 न्यूक्लियस तो यहाँ हो गए। पर जो सेंट्रल सेल होते हैं उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं।
तो हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लिएट। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसे हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और मोस्टली हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन सब में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के थ्रू बनता है पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। तो ये है एक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक जिसको मैंने अभी आपको बना के दिखाया। एक और चीज बच्चों याद रखना कि जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे मैंने बनाया ना दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में कर जाते हैं फ्यूज और बना देते हैं एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई तो हैप्लॉइड थे क्योंकि सारे ही न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थे इसके अंदर। तो ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है वो डिप्लॉइड बनता है। और ये कब होता है? जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिखाई हुई है बच्चों इसकी डेवलपमेंट की, ये भी आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ से एक माइटोसिस हुई, दोनों आपस में दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स में चले गए, वहां पे माइटोसिस 2 की उन्होंने, दो दो न्यूक्लियस बना दिए हर पोल पे। देन थर्ड माइटोसिस की और चार चार न्यूक्लियस बन गए हर पोल पे। देन उसके बाद रीअरेंजमेंट हुई, चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स आए, ऊपर की साइड 2 सिनर्जिड्स आए और एक एग सेल आया, और बीच में हो गया एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। तो कुछ ऐसी सी अरेंजमेंट हमें दिखने को मिलती है। ठीक है, एक बार जो टेक्स्ट में लिखा है उसको भी रीड कर लेते हैं। तो मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है वो 3 माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो करता है और 8 न्यूक्लियाई बनाता है। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं एंड एक एक न्यूक्लियस ईच पोल से माइग्रेट कर जाता है टू द सेंटर एंड उस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो 3 न्यूक्लियस रह जाते हैं चलाजल एंड पे वो बन जाते हैं एंटीपोडल सेल्स के अंदर क्योंकि उनके आसपास सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो 3 न्यूक्लियाई रह जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे वो एग अपरेटस बनाते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। एग सेल को हम कहते हैं फीमेल गैमीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है तो आप उसे लिखोगे एम्ब्रियो सैक क्योंकि वही फीमेल गैमीट कैरी कर रहा है और साथ में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एट द माइक्रोबाइलर एंड। अब बच्चों नीट में एक और टर्म पूछी जाती है हाइपोस्टास एंड एपिस्टास। हाइपोस्टास वो ब्रेकर होता है, वो बैरियर होता है जो कि चलाजल एंड पे पड़ा होता है और उसका काम होता है कि एम्ब्रियो सैक चलाजल एंड पे माइग्रेट ना कर जाए, बस इतना सा इसका काम होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है जोस्टेरा, क्रोजोफोरा प्लांट्स एंड एम्बेलीफेरी फैमिली के मेंबर्स। दूसरा होता है एपिस्टास जो प्रेजेंट होता है बैरियर एट द माइक्रोपाइलर एंड और इसका भी काम होता है कि एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स मूव ना कर जाए। एग्जाम्पल इन कॉस्टेलिया एंड कॉस्टस। तो आई होप बच्चों आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट होता तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, मैं जरूर रिवर्ट करूंगी। टिल देन बाय बाय।